हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले वीडियो में उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप को देखा और आगे बढ़ते हुए आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। और जब भी हम किसी भी युग के अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या क्या प्रश्न और कहां से प्रश्न आ सकता है, इस तथ्य को भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहली बात, अगर हम किसी भी युग के अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। मूल आधार के बारे में हमें फोकस होना होगा, जानना होगा कि उस युग के अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वो क्या है। दूसरा, जो अर्थव्यवस्था के अन्य आयाम है, अन्य आयाम क्या हो सकते हैं, तो जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में, देन ट्रेड के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, जो डिफरेंट आयाम है अर्थव्यवस्था के, उन सब के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए, जहां से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। तो आइए हम लोग आज उत्तर वैदिक काल के अर्थव्यवस्था के बारे में जानें। और हम लोगों ने अभी तक जो देखा कि किस तरह से लोहे के खोज हो जाने से, क्योंकि आपको पता है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास भारत में पहली बार लोहे का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था। इसकी सूचना और इसके संकेत भी हमें कई प्रमाणों से प्राप्त होते हैं। पहली बात तो जो लौ उपकरण का पहला प्रमाण जो हमें प्राप्त होता है वो हमें गांधार के क्षेत्र से प्राप्त होता है, लेकिन कृषि से संबंधित लौ उपकरण हमें अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि लोहे का प्रयोग सबसे पहले जो हुआ वो खासकर डिफरेंट टूल्स बनाने में और जो जंगल साफ करने का जो औजार होता है वो बनाने में किया गया। आगे चलकर कृषि से संबंधित उपकरण भी बनाए गए लोहे से। तो लौ क्रांति का जो फेज अब आएगा धीरे धीरे, चूंकि लोहे का प्रयोग प्रारंभ होने से अब जंगल साफ करना आसान हो गया, आर्य सभ्यता का विस्तार होना प्रारंभ हो गया। आपने देखा राजनीतिक स्वरूप में कि उत्तर वैदिक काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का जन्म हुआ। कबीलाई ढांचा जो था, जनजातीय ढांचा जो था आर्यों का, वो टूटता है उत्तर वैदिक काल आते आते, और पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का जन्म होता है। अब राजा किसी कबीले का मुखिया नहीं बल्कि क्षेत्र का राजा है। अब युद्ध जानवरों के लिए या चारागाहों के लिए नहीं होता, अब क्षेत्र विस्तार के लिए होता। अब युद्ध जो है वो महत्वपूर्ण उद्योग हो जाएगा राजा के लिए, क्योंकि किसी राजा के पास जितनी अधिक जमीन होगी या भूभाग होगा, उसके रिसोर्सेज उतने ही डेवलप होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि राजनीतिक स्वरूप में एक व्यापक परिवर्तन आया, बलि नामक कर भी जनता पर लाद दिया गया, व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा डेवलप हुई। मैंने एक संदर्भ की चर्चा भी की थी कि जैसा शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि विदेह माधव ने अपने गुरु राहुल गण की मदद से नए नए प्रदेशों को अग्नि का स्वाद चखाते हुए आर्य सभ्यता का विस्तार सदा नीरा नदी अर्थात गंडक नदी तक किया। ऐसी सूचना हमें समकालीन जो तत्कालीन जो साहित्य है वहां से हमें प्राप्त होती है। तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी हमें कई जानकारियां विभिन्न स्रोतों से मिली है। तो हम लोग जानेंगे उत्तर वैदिक काल के अर्थव्यवस्था के बारे में। जैसा कि आपने देखा कि ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो था वो पशुपालन था, क्योंकि कबीलाई स्वरूप था, पशु ही मूल धन था। राजा युद्ध भी करता था तो गायों के लिए, पशुओं के लिए करता था। लेकिन आपने देखा कि जब आर्य लोग भारत आए और भारत आकर एक नवीन सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया, तो धीरे धीरे वो लोग यहां बसना शुरू किए, अर्थात आर्यों का भारत में भारतीयकरण हुआ
और भारत का भी आर्यकरण हुआ, जिस कारण भारत को हम आर्यावर्त के नाम से भी जानते हैं। एक प्रगतिशील सभ्यता को आर्यों ने जन्म दिया। हालांकि ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मूल आधार पशुपालन था, लेकिन द्वितीयक पेशा के रूप में एग्रीकल्चर जुड़ा और कृषि की महत्ता ऋग्वेद से भी यह हमें संकेत मिलता है कि कृषि धीरे धीरे महत्वपूर्ण होता चला गया, क्योंकि ऋग्वेद में 24 बार कृषि की चर्चा है, 24 टाइम्स कृषि की चर्चा है, और कृषि से जुड़े कई शब्द भी का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद से मिलता है। उत्तर वैदिक काल में आके क्या परिवर्तन हुआ? एक तो आपने देखा राजनीतिक स्वरूप पढ़ने के दौरान ही कि अब आर्य जीवन में एक स्टेबिलिटी, एक स्थायित्व आ गया, क्योंकि अब राजा किसी क्षेत्र का राजा होता है। एक क्षेत्रीय राज्य का जन्म उत्तर वैदिक काल में होता है। अब लोग बसना शुरू कर दिए और अर्थव्यवस्था का आधार वैदिक सभ्यता में सबसे पहले कृषि जो है उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मूल आधार बना। कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार था, और कई तरह के फसल उगाने का प्रमाण जो तत्कालीन साहित्य है वहां से भी हमें मिलता है, जैसे चावल है, गेहूं है, उड़द है, गन्ना है। इन सब की खेती का प्रमाण हमें तत्कालीन साहित्यों से मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पेशा अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था, तो आप जवाब देंगे कृषि। तैत्तिरीय उपनिषद में कृषि की महत्ता इतनी थी कि तैत्तिरीय उपनिषद में यह लिखा है कि अन्न ही ब्रह्मा है। तैत्तिरीय उपनिषद में यह लिखा हुआ मिलता है कि अन्न ही ब्रह्मा है। और शतपथ ब्राह्मण में हमें कृषि से संबंधित विभिन्न अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। कृषि से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। ऐसी सूचनाएं हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, और साथ ही काठक संहिता से हमें एक साथ 24 बैलों को जोते जाने की सूचना हमें काठक संहिता से मिलती है। इस तरह से आप देखेंगे कि वाजसनेयी संहिता में कृषि से संबंधित अनुष्ठानों का, कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं का, किस समय फसल को बोना चाहिए, किस समय काटा जाना चाहिए, ये सारी सूचनाएं हमें वाजसनेयी संहिता से मिलती है। वाजसनेयी संहिता एक महत्वपूर्ण स्रोत है उत्तर वैदिक कालीन कृषि के विषय में जानने का। साथ में छांदोग्य उपनिषद में हमें दुर्भिक्ष या अकाल की सूचना, अकाल का वर्णन हमें छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। जबकि अथर्ववेद में अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा और अनावृष्टि मतलब कम वर्षा से बचने के मंत्र हमें अथर्ववेद से प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद से यह सूचना मिलती है कि सबसे पहले पृथ्वीवेन ने हल से
पृथ्वी पर कृषि संबंधित कार्य किया। मतलब पृथ्वी पर कृषि का कार्य करने का श्रेय जो है वो जाता है पृथ्वी वेद को। हमें यजुर्वेद से भी कृषि से संबंधित कई सूचनाएं मिलती हैं। यजुर्वेद में यजुर्वेद में चावल को, अनाज को नॉर्मली धान्य कहा जाता था, चावल को ब्रीही कहा जाता था, चावल को तंदुल भी कहते थे। और यजुर्वेद से हमें चावल के 5 किस्मों के विषय में सूचना मिलती है। एक तो महाब्रीही, कृष्ण ब्रीही, शुक्ल ब्रीही, आसु धान्य और हाय। वाजस्नेयी संहिता में हम गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग हुआ है। मोटे अनाज को श्यामक कहते थे, श्यामक। तो कृषि एक महत्वपूर्ण पेशा था उत्तर वैदिक काल में, और कृषि को सम्माननीय दृष्टि से देखा जाता था। जैसे राजा जनक, वो भी कृषि कार्य से जुड़े हुए थे। कृष्ण के भाई जो बलराम है उनको लंगुलीन कहा गया है। लंगुलीन शब्द की उत्पत्ति लांगल से हुई है। लांगल मतलब हल, जो हल धारण करता, उनको हलधर भी कहा गया है। तो कृषि एक सम्माननीय कार्य था उत्तर वैदिक काल में, और कृषि सबसे महत्वपूर्ण पेशा था। अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो था वो कृषि था। सिंचाई के लिए कुल्या नहर को कहते थे। वर्णाकूप कुआं को कहते थे। खाद के रूप में गोबर के खाद का प्रयोग होता था। गोबर के खाद को करिसु या और सकृत भी कहा जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि से संबंधित अनुष्ठानों का, कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं का तत्कालीन साहित्यों में हमें बृहद जानकारी हमें मिलती है। और कृषि अभी इनिशियल फेज है। अभी लौह उपकरण का प्रयोग, क्योंकि लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व से प्रारंभ तो होता है। जब उत्तर वैदिक काल का जो प्रारंभिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से शुरू होता है, तभी लोहे की खोज हो गई थी। इसलिए उत्तर वैदिक काल को हम लोग लौह युग कहते हैं। लेकिन कृषि से संबंधित उपकरण बाद के फेज में बने। ये लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास जो सबसे पुराने कृषि संबंधित उपकरण हमें अतरंजी खेरा से ही मिले हैं, उसका टाइम पीरियड जो है वो 700 ईसा पूर्व के आसपास का है। मतलब कृषि से संबंधित लौह उपकरण आगे के फेज में बने। तो धीरे धीरे कृषि उन्नत अवस्था में पहुंचने लगा कि कोई रेडिकल चेंज अचानक नहीं आता, धीरे धीरे विकास होता है। धीरे धीरे कृषि जो है, आपने देखा कि ऋग्वैदिक काल में जहां द्वितीयक पेशा के रूप में जुड़ा, वहीं उत्तर वैदिक काल में कृषि प्राथमिक पेशा के रूप में जुड़ गया। आइए हम लोग देखें अर्थव्यवस्था के अन्य आयाम को भी। पशुपालन द्वितीयक पेशा था। मूलतः आर्य लोग तो चरवाहे ही थे। मूल धन गौधन होता था। इसलिए तो ऋग्वेद में धनी व्यक्ति को गोमत, राजा के लिए भी गोप्ता, युद्ध के लिए भी गव्यतु, गेसु, गम्य, गविष्ठी जैसे शब्दों का प्रयोग होता। तो पशुपालन तो ये लोग करते ही थे। और उत्तर वैदिक काल में भी अर्थव्यवस्था का जो दूसरा बेस था, जो दूसरा आधार था, वो पशुपालन था। अगर हम पशुओं की बात करें तो गाय की महत्ता बहुत अधिक थी। गाय को ऋग्वेद में भी अगण्या कहा गया है। घोड़ा, चूंकि योद्धा थे तो रथ में घोड़े का जरूरत होता था, तो घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु था। इसके अलावा हाथी भी पाले जाते थे।
उत्तर वैदिक काल में सूअर, बकरी, भेड़, ये सब पालतू पशु थे उत्तर वैदिक काल में। अथर्ववेद में गाय, बैल और घोड़े के लिए इंद्र से प्रार्थना किए जाने का उल्लेख हमें मिलता है अथर्ववेद में, जबकि शतपथ ब्राह्मण में यह उल्लेख मिलता है कि गाय और बैल पृथ्वी को धारण करते हैं, पृथ्वी को धारण करते हैं। अथर्ववेद में ऐतरेय ब्राह्मण से हमें यह सूचना मिलती है, ऐतरेय ब्राह्मण से यह सूचना मिलती है कि 2 गधे अश्विन देवता का रथ खींचते थे, 2 गधे अश्विन देवता का रथ खींचते थे। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार सूकर अर्थात सुअर का उल्लेख हमें मिलता है, जबकि कैवर्ट का उल्लेख सर्वप्रथम हमें यजुर्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है कैवर्ट का। इस प्रकार हम देखते हैं कि पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण पेशा था उत्तर वैदिक काल में। अब हम लोग अगले आयाम को देखें तो शिल्प उत्तर वैदिक काल में आर्ट एंड क्राफ्ट धीरे धीरे विकसित, इनिशियल स्टेज था, धीरे धीरे विकसित होना शुरू हुआ और सबसे महत्वपूर्ण शिल्प जो था वो सूत अर्थात बढ़ईगिरी। इसके अलावा चमड़े का सामान बनाया जाता था। कपड़ा बुनाई एक महत्वपूर्ण पेशा था, कपड़ा बुनाई। और कपड़ा बुनाई विशेषकर महिलाएं करती थीं, जिसको पेशकारी कहा जाता था, जिसे पेशकारी कहा जाता था। चूंकि उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में लोहे का काफी उल्लेख हुआ है, छांदोग्य उपनिषद में लोहे का कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं इस बात का उल्लेख मिलता है। लोहा को श्याम अयस और कृष्ण अयस, जैमिनी ब्राह्मण में कृष्ण अयस कहा गया है, जबकि वाजस्नेयी संगीता में श्याम अयस कहा गया है। शिल्प को लेकर जो सबसे डिटेल में वर्णन हमें मिलता है ना उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वाजस्नेयी संगीता। इस पुस्तक में डिफरेंट प्रकार के शिल्पों का विशद विवरण दिया गया है, डिफरेंट प्रकार के शिल्पों का विशद विवरण हमें मिलता है वाजस्नेयी संगीता में। इसके अलावे तांबे का प्रयोग ये लोग करते थे, तांबा को लोह कहा जाता था। त्रिपु रंगा को कहते थे, शीश सीसा को कहते थे। इस प्रकार धातुओं को गलाने की कला से भिज्ञ थे उत्तर वैदिक कालीन आर्य। अब हम लोग देखेंगे, और एक तो छूट गया महत्वपूर्ण, हिरण्य। हिरण्य सोना को कहा जाता था, हिरण्य सोना को कहते थे। इसके अलावा अलचिन द्वारा लिखा गया पुस्तक, अलचिन के द्वारा लिखा गया पुस्तक बर्थ ऑफ
सिविलाइजेशन, बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन में इस समय के शिल्पों का विशद विवरण दिया गया है। शिल्पों का विवरण हमें मिलता है। उत्तर वैदिक काल में पारगमन व्यापार की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, इकोनॉमिक सिस्टम का बेस अभी क्रिएट हुआ है, और जब इकोनॉमिक सिस्टम के बेस में सरप्लस की स्थिति होती है तब अर्थव्यवस्था के अन्य आयाम भी डेवलप होते हैं। उत्तर वैदिक काल इनिशियल स्टेज है, इकोनॉमिक सिस्टम का बेस क्रिएट हुआ है, इसलिए वाणिज्य व्यापार जो था वो भी अपने इनिशियल स्टेज में वाणिज्य व्यापार हम देखते हैं बहुत ही सीमित मात्रा में। वाणिज्य व्यापार करने वाले को वणिक कहा गया है, वणिक कहा गया है। वाणिज्य व्यापार जो करते थे वणिक कहा गया है, और जो व्यापारिक या व्यवसायी संघ होता था उसे श्रेणी कहते थे, जिसके प्रधान को, व्यवसायिक संगठनों के प्रधान को श्रेष्ठी या गणधर भी कहा जाता था। तो एक तरह से अभी पारगमन व्यापार बहुत ही सीमित रूप में है और बहुत अधिक व्यापार में संलग्न नहीं है। ऋग्वैदिक काल में आपने देखा कि महाजनी व्यवस्था से घृणा करते थे, वाणिज्य व्यापार से भी आर्य लोग घृणा करते थे, क्योंकि वाणिज्य व्यापार से जो अटैच्ड लोग थे वो अनार्य लोग थे, जैसे पणी, विरुक्ष, बेलबूथ जैसे अनार्य जो वाणिज्य व्यापार। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते आर्यों ने भी बहुत कम मात्रा में व्यापार करना शुरू किया, व्यापार की ओर उन्मुख हुए, और ये लोग वणिक कहलाते थे। और हम देखें कि इस समय वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। मार्ग में डाकुओं से, दुष्टों से और जानवरों से रक्षा के लिए इंद्र से प्रार्थना की जाती थी। व्यापारियों की रक्षा हो सके इसके लिए इंद्र से प्रार्थना की जाती थी। और शतपथ ब्राह्मण में हमें महाजनी व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। महाजन को कुसीदीन या बैकनाट भी कहते हैं। तत्कालीन ग्रंथों में जो महाजन होते थे उनको कुसीदीन या बैकनाट भी कहा जाता है। क्योंकि अभी इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन वाली स्थिति है, धीरे धीरे अब इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन हो रहा है, तो अब आर्य लोग महाजनी व्यवस्था को भी धीरे धीरे अपनाएंगे। तो इसकी चर्चा हमें मिलती है, कुसीदीन की, बैकनाट की चर्चा मिलती है हमें। शतपथ ब्राह्मण में जल प्रलय की भी चर्चा मिलती है। जल प्रलय की चर्चा हमें शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। और ये जो सभ्यता थी उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में, ये ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, एक रूरल सिविलाइजेशन था। लोग बांस बल्ले मिट्टी के मकान में रहते थे। नगर की जो चर्चा है, नगर की चर्चा सबसे पहले तैत्तरीय आरण्यक में की गई। नगर की चर्चा सबसे पहले तैत्तरीय आरण्यक में की गई। मैंने बताया था कि लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम का प्रयोग होता था। ऐसे जैसे नॉर्मली सोना को हिरण्य कहते थे, लेकिन कृष्णल, सतमान, पाद, ये सब सोने के टुकड़े थे। लेन देन में इन सब का भी यूज, चूंकि बार्टर सिस्टम में सोने का भी वैल्यू होता था, तो लेन देन में इसका प्रयोग किया जाता होगा। कुल मिलाकर यह सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, और नगर
क्योंकि जो पहला नगरीयकरण है भारत की भूमि पर वो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता है, और द्वितीय नगरीकरण 600 BC से प्रारंभ होगा, जिसे हम महाजनपद काल कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। आज हम लोगों ने जाना उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में। अब जो अगला वीडियो होगा हमारा वो उत्तर वैदिक कालीन धर्म की चर्चा हम लोग करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि धर्म का क्या प्रभाव समाज पे था और कितने तरह के कस्टम्स, प्रथाएं इस युग में पहली बार आया, जैसे आश्रम व्यवस्था। हालांकि 4 आश्रम है, उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम का प्रचलन था, आगे के फेज में चौथा संन्यास आश्रम आगे के फेज में जुड़ा। जो पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके बारे में, 16 संस्कार के बारे में। और उत्तर वैदिक काल में धर्म में भी काफी परिवर्तन आता है, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, थोड़ा सा जटिलता आती है धर्म में। यज्ञ, कर्म कांड, पशु बलि की महत्ता बढ़ती है। इन तमाम पक्षों को हम जानेंगे, और जानेंगे कि क्यों उपनिषद में एकेश्वरवाद पर ही फोकस किया गया, क्यों उपनिषदों में यज्ञ, कर्म कांड, पशु बलि की निंदा की गई है। इन तमाम प्रश्नों का हम लोग उत्तर खोजेंगे अगले वीडियो में। अब फिर से आप लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे का वीडियो बनाए तो वो आप तक पहुंच सके, इसकी सूचना आपको मिल जाए। और इसे अपने मित्रों में भी जो तैयारी कर रहे हों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, उनको भी सहयोग मिलेगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को मैं मदद कर सकूं YouTube चैनल के माध्यम से, और आप लोगों के भविष्य के प्रति शुभकामनाएं मेरी हैं। और निश्चित रूप से वीडियो देखिए और कमेंट में जरूर बतलाइए कि आप लोग और क्या जानना चाहते हैं, या आपको क्या पसंद है, किस ढंग की पढ़ाई या किस ढंग का टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से उस पर अमल करूंगा, उस पर कार्य करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।